प्राइमावीरा P6 क्या है, ठीक है, और क्या वजह है कि आज इस प्राइमावीरा P6 की मार्केट में इतनी डिमांड है। ऐसा कौन सा काम है जो ये सॉफ्टवेयर कर सकता है जो बाकी सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जो ये सॉफ्टवेयर कर सकता है। पहले पहले याद रखें कि जब भी हम प्रोजेक्ट को करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास होता क्या है कि वो जो प्रोजेक्ट है, पहले पहले हम उसका क्या करते हैं, हम एक कंप्लीशन टाइम हम उसका निकालते हैं प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर का जो काम होता है वो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को निकालना, ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या होता है कि हमारा कौन सा टास्क किस दिन कंप्लीट होगा, और इस टास्क को हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। अब जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक कंप्लीट प्लान बनाते हैं, ठीक है। उस प्लान का मकसद क्या होता है, ठीक है, उस प्लान का मकसद क्या होता है ये समझना है। उस प्लान का मकसद ये होता है कि जिसको हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल कहते हैं, और ये सॉफ्टवेयर हमें एक कंप्लीट उस एक्टिविटी टाइम की कंप्लीशन दे देता है। जो मेन पर्पस होता है आपका प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग का, वो रिप्रेजेंट करता है प्लान को टू डिलीवर द प्रोजेक्ट टू स्कोप ओवर टाइम। यानी कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसके अंदर आप अपना मेन पर्पस क्या देंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस टाइम डिलीवर करेंगे। क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग करते हैं तो इसके अंदर आपने किस चीज को माइंड के अंदर रखना होता है, आपने एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट डेट को माइंड में रखना होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट डेट। क्योंकि जब भी हमारे स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, ठीक है, तो आपको एक फिक्स ड्यूरेशन दे दी जाती है कि इस टाइम तक आपने हमें प्रोजेक्ट जो है वो दे देना है, इस टाइम तक आपने प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम जो है आपने हमें दे देना है, और हम ये प्लान बनाते हैं कि इस टाइम तक हम आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे। और ये प्लान हम किस पे बनाते हैं, P6 पे बनाते हैं। अब जब ये प्लान हमारा बन जाता है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक KOM मीटिंग अरेंज करते हैं जिसको हम किक ऑफ मीटिंग हम बोलते हैं। किक ऑफ मीटिंग में क्या होता है, ये वो फर्स्ट मीटिंग होती है, इट इज द फर्स्ट मीटिंग you establish with your stakeholders। ये वो फर्स्ट मीटिंग होती है जो आप एस्टेब्लिश करते हो स्टेक होल्डर के साथ। स्टेक होल्डर कौन होता है, स्टेक होल्डर वो होता है हु थिंक्स दैट द प्रोजेक्ट इज इफेक्टेड बाय मी, ठीक है। आपका कॉन्ट्रैक्टर, आपका कंसल्टेंट, आपका क्लाइंट, आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर, आपका सब कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी इनमें से स्टेक होल्डर हो सकता है। तो ये वो फर्स्ट मीटिंग होती है जो आप एस्टेब्लिश करते हो अपने स्टेक होल्डर के साथ। इसके अंदर कौन होता है, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट मैनेजर विथ टीम वर्क्स एंड CEO एज ए रिप्रेजेंटेटिव। और CEO इसमें क्या होता है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब ये मीटिंग क्यों अरेंज की जाती है, जब हमें एक पूरा हम स्केड्यूल बना लेते हैं P6 के ऊपर, तो वो हम क्या करते हैं, अप्रूवल के लिए भेजते हैं, जहां पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बैठते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्या कम्युनिकेट करते हैं,
discussed high level plan, discussed high level plans, things like when project will execute, like when project will execute, के प्रोजेक्ट जो है ये कब और कैसे एग्जीक्यूट होगा। अब देखें, दो टर्मिनोलॉजीज हैं P6 के अंदर, दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। एक क्या है, आपको यहां पे ओवरऑल प्लान की तरफ जाना पड़ेगा। आप प्लान बनाएंगे, प्लान बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप अकेले प्लान बनाएंगे और उसी प्लान को आप कॉन्ट्रैक्टर को देंगे और कहेंगे इसको एग्जीक्यूट कर दो। P6 पे प्लान बनाएंगे, प्रॉपर CPM नॉन CPM का ख्याल रखेंगे। उसके बाद आप प्लान बनाने के बाद जब आप अपने प्रोग्राम अप्रूवल को आगे भेजोगे, स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, तब जाके आपकी एग्जीक्यूशन होगी। और ये जो एग्जीक्यूशन है ये भी हमारी कहां पे आएगी, ये भी हमारी प्राइमावीरा P6 के अंदर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, because this meeting is also conducted as the new phase of the project when the project will execute। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, हमारा जो जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके अंदर जो प्लानिंग इंजीनियर हैं जो P6 यूज कर रहे हैं, जैसे आप हैं, तो आपका काम क्या होगा, ठीक है, आपका काम ये होगा इसके अंदर The construction industry is complicated and it involves too many stakeholders। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब आपकी होती है तो उसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपके कंसल्टेंट होते हैं, आपके मेन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और आपके सप्लायर्स होते हैं। और उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप एक फिक्स टाइम और कॉस्ट को मैनेज करते हैं जिसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि आप कहते हैं कि मैं जो अपना प्रोजेक्ट है वो इस टाइम में, इतनी कीमत में, विद फीचर्स इतने फीचर्स में मैं आपको हैंडओवर कर दूंगा। उसके अंदर आप एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आप अपनी कॉस्ट देते हैं कि इतने कॉस्ट तक मैं इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट मैं पूरा कर लूंगा। उसके बाद आपको पता है कि कोई भी स्टेक होल्डर नहीं चाहेगा, मैं कहता हूं कि द स्टेक होल्डर does not want to lose any additional money and time rather than original budget and duration। यानी कि ये सब कुछ किस पे हम करेंगे, P6 पे करेंगे। कोई भी स्टेक होल्डर ये नहीं चाहेगा, कोई भी स्टेक होल्डर ये नहीं चाहेगा कि हम अपना जो प्लान है उससे डेविएट करें। डेविएट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने अपने प्लान में कहा है कि हम इस दिन तक प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर देंगे, जो कि हमारे प्लानिंग इंजीनियर ने प्लान बनाया है किस पे, प्राइमावीरा P6 सॉफ्टवेयर पे, जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई भी इंजीनियर नहीं चाहेगा, कोई भी स्टेक होल्डर नहीं चाहेगा कि हमारा जो प्लान है, प्लान से हमारा प्रोजेक्ट लेट हो। मैं कहता हूं कि शहजाद भाई इस वक्त क्लाइंट हैं, सफदर भाई इस वक्त क्या है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या सफदर भाई क्लाइंट हैं, शहजाद भाई कॉन्ट्रैक्टर हैं। इन शहजाद भाई ने अपना जो स्केड्यूल बनाया प्राइमावीरा P6 पे वो दिया सफदर भाई को और कहा कि हम अब जब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम प्रोजेक्ट को इसी बेस पे एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरह करेंगे। वहां पे इनकी मीटिंग ओके हो गई कि ठीक है। लेकिन जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो शहजाद भाई ने जो प्लान बनाया था उससे वो डेविएट आना शुरू हो गए। तो वो डेविएशन हमें कौन बताएगा, वो डेविएशन हमें प्राइमावीरा P6 बताएगा, वो डिले हमें प्राइमावीरा P6 बताएगा।
वो लॉसेस हमें प्राइमावीरा P6 बताएगा कि कौन कौन से लॉसेस हमें जो हैं वो हमने फेस किए हैं अपने प्लान से हटके। और जब जो प्रोजेक्ट होगा वो डेविएट करना शुरू कर जाएगा। डेविएट का मतलब क्या है? जैसे आज मैंने कहा एक एक्टिविटी है, वो 1 नवंबर से 6 नवंबर तक एग्रीमेंट हुआ है कि मैं करूंगा। प्लान के अंदर प्लान जरूरी नहीं होता कि जो आपने प्लान कर लिया तो आप पे फर्ज है कि आपने वही को वही काम साइड पे करना है। नहीं, आपने ये प्लान बनाया कि मैं एक्टिविटी इस टाइम तक दे दूंगा प्राइमावीरा P6 पे, ठीक है। उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो साइड पे क्या हुआ कि शहजाद भाई ने सफदर भाई से कहा कि मुझे ड्राइंग्स चाहिए, मेरे पास ड्राइंग्स नहीं है। मैंने इंजीनियर से कहा है लेकिन इंजीनियर आपका लेट है, वो मुझे ड्राइंग साइड पे इशू नहीं कर रहा। तो ड्राइंग ना होने की वजह से प्रोजेक्ट तो डेविएट होगा। जो काम 6 को खत्म होना था अब वो खत्म होगा 8 नवंबर को। तो इस डेविएट होने की वजह से जो लॉस आएगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिकॉज यू आर यूजिंग द प्राइमावीरा P6 एंड यू आर द प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। अब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जब भी आप डेविएट करेंगे, one or more stakeholder of project will raise dispute and they should have to prove। यानी कि होता क्या है कि अब नबील भाई ने क्या किया? नबील भाई इंजीनियर है, ठीक है, किसके? सफदर भाई के। शहजाद भाई कॉन्ट्रैक्टर हैं। शहजाद भाई ने नबील भाई से कहा कि यार मुझे ड्राइंग्स दो, ड्राइंग्स नहीं है इस साइड पे, प्रोजेक्ट डेविएट करेगा। तो सफदर भाई कहेंगे प्रोजेक्ट ने डेविएट क्यों किया है? प्लानिंग इंजीनियर को बुलाओ, यानी उस बंदे को बुलाओ जो प्राइमावीरा P6 यूज कर रहा है, ठीक है। फिर आपस में इनकी डिस्प्यूट पैदा हो जाएगी। शहजाद भाई कहेंगे आपके इंजीनियर का कसूर है, ये कहेंगे शहजाद भाई का कसूर है, ये क्लेम करेंगे एक दूसरे पे। वो क्लेम फाइंड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो प्लानिंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसकी वजह से जो हम पे कास्ट जो है वो किसकी है? वो भी प्लानिंग इंजीनियर फाइंड करेगा, ठीक है। और फाइंड करेगा हु इज एक्चुअल विक्टिम एंड फाइनली ही डिजर्व कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम और मनी और बोथ। तो वो टाइम उसको देगा या फिर पैसे देगा या फिर दोनों कंपनसेट करेगा। अब आपकी जो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो क्या है? कोई भी डिले आ गया, डिले आपके टेस्ट के फेल होने की वजह से भी आ सकता है, मौसम खराब हो गया उसकी वजह से भी आ सकता है, आपको साइट पे IPC इशू नहीं हो रहे, इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट, उसकी वजह से भी कंट्रैक्टर अपना काम कम कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। तो कोई भी डिले आ गया, देन व्हाट विल बी योर रोल फॉर द प्राइमावीरा P6 प्लानिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? आपने जब डिले आएगा तो आपका ये रोल होगा कि आपने डिफेंड करना है स्टेक होल्डर्स के राइट्स को। कैसे डिफेंड करना है? ठीक है, आइदर फ्रॉम कंट्रैक्टर और क्लाइंट साइड डिपेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉयर। या कंट्रैक्टर के साइड पे आप होंगे या क्लाइंट के साइड पे, जिसके भी साइड पे होंगे वो आपका एम्प्लॉयर जो है उसके बिहाफ पे आप डिपेंड करते हैं। तो आपका मकसद क्या होगा कि जो हमने स्केड्यूल बनाया आपने अकेला उसको अप्रूव नहीं किया, स्टेक होल्डर्स बैठे उन्होंने किया। बाद में जब डिले आया तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपने एक वकील के तौर पे काम करना है। जैसे वकील जो है वो कागज उठा के ले जाता है और वही की वही चीज बयान करता है जो हुआ है। तो आपने बीइंग ए प्लानर आपने सिर्फ ये बताना है कंपनी को कि हम अपने प्लान से कितना डेविएट हुए हैं। और वो चीज आपको क्या बता सकती है? वो चीज आपको सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बता सकता है जिसको P6 का नाम दिया गया है। प्लान P6 बनाता है, डेविएशन P6 फाइंड करता है, अगर कास्ट आपके ऊपर आ रही है वो P6 फाइंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, अगर वो कंट्रैक्टर की साइड पे है तो वो प्रिपेयर करेगा क्लेम्स को और रिक्वेस्ट ऑफ एंटाइटलमेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर। ही शुड आल्सो एनालाइज द डिले इंपैक्ट फ्रॉम द P6 प्रोग्राम, ठीक है। डिले इंपैक्ट फाइंड करेगा कि हम प्लान से कितना डेविएट हुए हैं। ऑन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन आल्सो कास्ट प्रोलॉन्गेशन इफ रिक्वायर्ड, और कास्ट हमारी कितनी प्रोलॉन्गेट हुई है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब भी हम प्रोजेक्ट से डेविएट होंगे कंपनी के अंदर, आजकल तो खैर प्लानिंग इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने मिला दिया है, ठीक है। आजकल प्रेफर जॉब में किसको किया जाता है?
कि प्लानिंग इंजीनियर हो उसको कॉन्ट्रैक्ट भी आए, तो यही वजह है, ठीक है, कि ये आपस में इस तरह एक नेटवर्क बना हुआ है इनका, ठीक है। तो जब ये डिले आएगा साइड पे, ठीक है, तो जो द इंजीनियर होगा, द इंजीनियर जिसको कहते हैं, वो रिव्यू करेगा क्लेम्स को, डिले के इंपैक्ट को, एनालिसिस को फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, और फाइनल और फेयर रिकमेंडेशन देगा क्लाइंट को कि आइदर इसको ईओटी दी जाए या पेमेंट दी जाए। तो ये किसके बिहाफ पे होगा, कितना डिले आया है हमारे प्लान से, ईओटी की वजह से, और हमारी कास्ट पे क्या इफेक्ट आया है, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग इंजीनियर की है। और स्टार्ट में वो बात तो वाज़ेह हो गई कि हम प्लान क्यों बनाते हैं। प्लान हम अपने स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए बनाते हैं कि हम आपको ये प्रोजेक्ट किस टाइम तक आपको हम हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। अब जो अगला काम है इस सॉफ्टवेयर का वो क्या है, अगला काम टू एस्टिमेट द प्रोजेक्ट बजट को एस्टिमेट करना। एक्टिविटी बनाई हमने, प्लान बनाया। अब प्लान जो है ये दो तरीकों से आप निकाल सकते हैं। आप में से कुछ होंगे वो कहेंगे हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं है, हम कैसे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करें। काफी लोगों के माइंड में आता है कि ये तो बहुत कोई 40-50 ईयर्स वाले कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोजेक्ट मैनेजर आपको डेज देगा। क्यों, प्रोजेक्ट मैनेजर इज ऑलवेज गो फॉर द पीपल हु इज गोइंग टू डू द एस्टिमेट ऑफ वर्क। ये एक्टिविटी डेज उस बंदे से निकलवाता है हु इज गोइंग टू डू द एस्टिमेट ऑफ वर्क, नंबर वन थिंग। नंबर सेकेंड थिंग, आपको शीट मिलेगी जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी शीट, प्रोडक्टिविटी प्लस क्वांटिटी। तो इसके थ्रू आप प्लान बनाओगे, और प्लान बनाने के बाद उसको आप पहले, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप उसको दे दोगे, पहले उसको अप्रूव करवाओगे, ठीक है, P6 पे उसको अप्रूव करवाओगे, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी शीट्स क्या होती हैं, प्रोडक्टिविटी ये होती है कि आपका जो लेबर है, ठीक है, जैसे यहां पे मेरे पास एक शीट है, मैं आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट की शीट भी दिखाता हूं अभी, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की है। एक्सकेवेशन एंड गेटिंग आउट अप टू डेप्थ ऑफ 1.5 to 3 मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर हमारा लेबर इतना काम कर सकता है, ठीक है। बैक फिलिंग में कितना कर सकता है, इतना कर सकता है। एक्सकेवेटर कितना काम कर सकता है, 30 क्यूबिक मीटर के लिए हमें एक एक्सकेवेटर चाहिए। तो ये इनकी प्रोडक्टिविटीज हैं। इनको इंटरपोलेट कैसे करते हैं, ये इंशाल्लाह जब नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो हम प्रोडक्टिविटी से निकालेंगे, हम जनरली नंबर ऑफ डेज नहीं लिखेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 100% कि हम अपने एक्टिविटी डेज को कैसे देख रहे हैं। और अगर आप यहां पे देखें, वो उस पर आगे आते हैं, टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट बजट यहां पे निकालना, यानी कि डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू आपके कितने लेबर लग रहे हैं, कितने नॉन लेबर हैं, नहीं मशीनरी, और मशीनरी की भी प्रोडक्टिविटी है, और कितना मटेरियल आपका लग रहा है, ठीक है। इन चीजों को यहाँ पे प्रोजेक्ट बजट के साथ एस्टिमेट करना। प्रोजेक्ट बजट कहाँ पे लगेगा, जितने आपके नंबर ऑफ कंप्लीशन डेज होंगे यहाँ पे, और जितना इन कंप्लीशन डेज के ऊपर आप बजट लगाएंगे, वो चीज ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। लेकिन याद रखें कि इसके बाद एक और मीटिंग आपको करनी होगी जिसको KOM कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बना लिया P6 पे और आपने भेज दिया, नहीं, इसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो ये प्लान बनाते हैं, कास्ट प्रोलॉन्गेट करते हैं, और स्टेक होल्डर को आपस में कम्युनिकेट करने का फायदा मिल जाता है। तो पूरी कंपनी में प्लानिंग इंजीनियर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ एंड एक्टिविटीज, हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक क्रिटिकल पाथ एंड एक्टिविटीज को फाइंड करते हैं, जिसको हम CPM कहते हैं और नॉन CPM कहते हैं, और ये हम स्केड्यूलिंग में यूज करते हैं। और आपका जो टेंडर प्लान होता है, जिसको गवर्नमेंट का टेंडर प्लान कहते हैं, वो जस्ट एक शो ऑफ होता है। अगर आप उसमें जैसे भी रिलेशन लगा लें वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, दैट्स ओनली फॉर फॉर्मेलिटी। बट जो क्रिटिकल पाथ मेथड अगर आप वर्किंग स्केड्यूल का बनाएंगे, जिसको आइट्रेटिव कहते हैं, उसको आप तब तक रिपीट करते रहेंगे अंटिल इट गेट्स एक्सेप्टेड। CPM और नॉन CPM लगाना रिलेशंस की गेम नहीं है।
सीपीएम एंड नॉन सीपीएम को बनाना एक माइंड गेम है कि कौन सी एक्टिविटीज किस डेट के ऊपर हमारी नॉन सीपीएम होंगी और कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी किस डेट पे सीपीएम में जाएंगी। ठीक है, तो इनको सीपीएम और नॉन सीपीएम करना दिखाएगा सॉफ्टवेयर, लेकिन जो माइंड गेम होगी, जो कॉन्सेप्ट होंगे, वो हम यूज करेंगे। ठीक है, वरना रिलेशंस तो देखने में नजर आ रहा है कि एस एस रिलेशन है, एफ एस रिलेशन है, एफ एफ रिलेशन है, तो ये रिलेशन तो आजकल हर बंदा लगा सकता है। जो नोइंग नहीं भी नहीं है, इसके साथ नोइंग भी नहीं है, वो भी लगा सकता है। लेकिन इसके साथ सीपीएम और नॉन सीपीएम एक्टिविटीज को फाइंड करना, ताकि हमारा वर्किंग स्केड्यूल क्लियर हो जाए, ये इंशाल्लाह इसके अंदर हम पढ़ेंगे। टू लिंक रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज, हम डिफरेंट रिसोर्सेज को आपस में क्या करेंगे, लिंक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिंक करेंगे कि बस लिंक कर दिया डायरेक्टली। इसके लिए हम बकायदा लेबर प्रोडक्टिविटी शीट्स यूज करेंगे, और इसके लिए यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह किसी भी एक्टिविटीज को, प्रोग्राम कैलकुलेशंस को, हम किस तरह एक प्रॉपर फार्मूले के तहत हम इसको फाइंड करते हैं और फिर हम इसको P6 में पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जो मैक्सिमम जो वैल्यूज आ रही हैं वो हम P6 से नहीं लेते, बल्कि डायरेक्ट जो हमारे पास BOQs आते हैं कंपनी के, हम डायरेक्टली उसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, और वहां से हम कैश फ्लो बना लेते हैं। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। टू मॉनिटर एंड विजुअलाइज प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, हम अपनी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे और विजुअलाइज करेंगे। मॉनिटर, अब इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब भी आप प्लान बनाते हैं, यानी कि हमने क्या किया, प्लान बनाया। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मजीद समझाता हूँ ये सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, इसका मकसद क्या है, आपको कहा गया P6 करें, इसका फायदा है, इसका फायदा, इसका फायदा क्यों है, ये आज मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप प्लान बनाएंगे, आपने प्लान बना लिया, आपके स्टेक होल्डर उस पर रेडी हो गए। ठीक है, शम्स भाई से कहा कि ठीक है हम इसके साथ ओके हैं, आप आगे जाओ। आगे किक ऑफ मीटिंग भी हो गई, और किक ऑफ मीटिंग के बाद आपने एग्जीक्यूशन में प्लान को डाल दिया। अब जब एग्जीक्यूशन में डाला, तो उसके बाद समझें कि आपकी मॉनिटरिंग शुरू हो गई। मॉनिटरिंग, P6 के अंदर मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग में क्या होता है, मॉनिटरिंग में पता चलता है कि हम अपने स्केड्यूल से बिहाइंड हैं या फिर अपने स्केड्यूल से हम अहेड हैं, यानी अपने स्केड्यूल से हम पीछे चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं। स्केड्यूल क्या है, स्केड्यूल आपका प्लान है जो आपने खुद किक ऑफ मीटिंग में ओके किया है। जो आपने खुद किक ऑफ मीटिंग में ओके किया है, ये वही आपका प्लान है। और एग्जीक्यूशन में आप उसको मॉनिटर करते हैं कि आप आगे जा रहे हैं प्लान से या पीछे जा रहे हैं, या कितनी कास्ट आप पे आ रही है, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजीज के अंदर क्या कहते हैं, SPI, CPI, S% कंप्लीट, प्लान्ड वैल्यू कॉस्ट, अर्न वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, बजट एट कंप्लीशन, एस्टिमेट टू कंप्लीट, एस्टिमेट एट कंप्लीशन, वेरिएंस एट कंप्लीशन, CV, SV। ठीक है, और यहाँ पे SPI और CPI। तो मॉनिटरिंग में हम क्या देखते हैं कि हमने जो प्लान बनाया था जो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, आइदर के हम उस प्लान से अहेड हैं या हम उस प्लान से बिहाइंड जा रहे हैं, और हमारा स्टेक होल्डर हमसे हैप्पी भी है कि नहीं है, खुश भी है या नहीं है। तो ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए जो टेक्निक यूज होती है, वो हमारी क्या यूज होती है, वो हमारी होती है EVM, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी आगे क्या होता है इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, आगे ये भी बताता हूं कि हम मॉनिटर कैसे करेंगे, ये भी मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि हम अपने क्लाइंट को कैसे हैप्पी करेंगे। क्लाइंट कोई भी हो सकता है, NHA भी हमारा क्लाइंट है। ठीक है, NHA हमारा क्लाइंट है, तो हम अपने क्लाइंट को कैसे ओके करेंगे, उसको हम कैसे एतमाद में लेंगे। ठीक है, तो आगे ये भी मैं आपको बताता हूं। अब देखें यहां पे, टू डेवलप ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन एन ऑर्डर, एक्टिविटीज के सीक्वेंस को बरकरार रखना है। अगर 400 एक्टिविटीज ऐड कर ली हैं और बीच में आप एक भूल गए हैं,
तो आपको क्या 400 की 400 एक्टिविटीज डिलीट करनी पड़ेंगी। इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक ये पूछते हैं और एक ये पूछते हैं कि प्रोजेक्ट को कंप्लीशन टाइम में कौन कौन सी शीट जरूरत होंगी। तो क्वांटिटी एंड प्रोडक्टिविटी ये इसका आंसर है। ठीक है, हम किस तरह नंबर ऑफ डेज फाइंड करते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन एन ऑर्डर ये मेंटेन करना है। टू ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इन डिटेल टास्क, प्रोजेक्ट को एक कंप्लीट हायरार्की में तोड़ना, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं कंस्ट्रेंट में टाइम कॉस्ट स्कोप, ठीक है, या टाइम कॉस्ट फीचर्स, तो फीचर्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमारा टास्क क्या है, स्कोप क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है। ठीक है, तो उसको एक डिटेल टास्क में तोड़ना, उसकी हायरार्की बनाना, ये करेंगे। एंड टू एलोकेट द बेस्ट रिसोर्सेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो P6 पे रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो बेस्ट हैं कि नहीं है। उसके लिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी से पता चलेगा, और वो प्रोडक्टिविटी हमें अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी दी हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये हमारे CNW की शीट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा। आप देखें, प्री एंटी टर्माइट लिक्विड इंक्लूडिंग वाटर फॉर 100 स्क्वायर फुट, स्किल्ड लेबर हमें इतने चाहिए, एंटी टर्माइट मशीन हमें इतनी चाहिए जो पर घंटे काम कर सकती है। इस तरह हमारे पास जो पोस्ट एंटी टर्माइट लिक्विड है, हमें उसके लिए स्किल्ड लेबर इतने चाहिए। और अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे स्किल्ड की बजाय सिर्फ लेबरर लिखा हुआ है, या ब्लैक स्मिथ लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है। तो इनको हम कैसे इंटरपोलेट करेंगे, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा इंटरपोलेशन शीट बनाई हुई है। ठीक है, क्यों बनाई है, ताकि कहीं भी कहीं पे अगर हमारा मटेरियल चेंज होता है तो आपकी साइड पे क्वांटिटी तो चेंज होगी, तो उस क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से आप इंटरपोलेशन से कहीं भी आपकी मर्जी हो आप नंबर ऑफ रिसोर्सेज को फाइंड कर लें। लेकिन ये चीजें क्या है, ये सारी की सारी प्लान में है। अनटिल और अनलेस ये ओके नहीं होंगी तो साइड पे आप काम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। तो प्लानिंग इंजीनियर एक सेफ जॉब है। ठीक है, एक सेफ है। इसके आगे हम अपना जो काम करेंगे, हम क्या करेंगे कि टू मेक मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड टू फिक्स द बेसलाइन टारगेट, बेसलाइन टारगेट को फिक्स करना। अब जो मैंने बताया था कि जब हम प्लान हमारा ओके हो जाता है, उसके बाद हम किक ऑफ मीटिंग करते हैं, यानी ओके हो गया हमारा, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन करते हैं। तो जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर कैसे करते हैं और हमारा क्लाइंट हमसे कैसे हैप्पी होता है, और हमें कैसे पता चलता है कि अब हम अपने प्रोजेक्ट से डेविएट हो रहे हैं। तो उसके लिए P6 ने एक टर्मिनोलॉजी निकाली है जिसको हम BL कहते हैं, यानी प्रोजेक्ट बेसलाइन। तो बेसलाइन क्या होती है, ठीक है, अगर आपसे अगर कोई भी एक क्वेश्चन करता है, हाउ वी कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट विदाउट मच हैजल, विदाउट मच हैजल एंड हाउ वी विल मॉनिटर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहां पे देखें, यहां पे, ठीक है, तो अब बेसलाइन का मकसद क्या होता है P6 के अंदर, क्योंकि सारी गेम ही हमारी बेसलाइन पे अटकी हुई है। प्लान के बाद सिर्फ एक ही चीज की हमें सपोर्ट है, जो बेसलाइन है। बेसलाइन अगर नहीं है और प्लानिंग इंजीनियर ने बेसलाइन लगाना भूल गया है, तो समझ लें कि प्लानिंग इंजीनियर यानी आप लोग, आप कभी भी अपने क्लाइंट को हैप्पी नहीं कर सकते कि आपका प्रोजेक्ट डेविएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आपने बेसलाइन लगाई ही नहीं है। ठीक है, तो बेसलाइन एक्चुअली क्या है। With a project baseline, a project baseline is critical component of the project management. It's the perfect tool to ensure that your project are on track, your teams are motivated and your client are happy. यानी कि इससे आपका क्लाइंट क्या होता है, हैप्पी होता है, टीम मोटिवेट होती है। मकसद क्या होता है, आपकी एक लाइन होती है डेटा डेट, आप एक एक्टिविटी ऐड करते हैं, तो मतलब ये है कि आपने यहाँ पे एक एक्टिविटी ऐड कर ली। जब ये एक्टिविटी ओके हो जाती है, मैं तो एक एक्टिविटी लगा रहा हूं, P6 में तो हमने पूरे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे आप फॉर एग्जांपल जो मेरा क्लाइंट है वो कौन है, वो शम्स भाई हैं, या फिर मैं कहता हूं कि वो जरक भाई हैं। जरक मेरा क्या है, वो क्लाइंट है। जरक जरक से मैं कहता हूं यार आप इस पे ठीक हो, आप ओके हो, जरक भाई मुझे कहते हैं मैं बिल्कुल ओके हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं एक बेस लाइन यहाँ पे लगाता हूं। अब जब मेरी बेस लाइन लग जाती है
और प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहां तक 2 एक्टिविटीज हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे, और मैं चेक करवाता हूँ। जरक भाई कहते हैं भाई ठीक है, ये नीचे मेरी बेसलाइन लग गई। पहली मैंने अपडेट की एक्टिविटी, मैं यहाँ पे आ गया। जरक भाई कहते हैं एक्सीलेंट, यू आर ऑन ट्रैक, यू आर ऑन ट्रैक, क्योंकि जो मैंने प्लान बनाया था स्टेक होल्डर मीटिंग के दौरान, उसी ही डेट के ऊपर, उसी ही डेट के ऊपर मैंने अपने प्रोजेक्ट को अपडेट किया। तो जरक भाई कहते हैं यू आर गोइंग वेरी गुड, क्योंकि जो हमने प्लान बनाया था आपकी टीम वैसा ही काम कर रही है, एक्सीलेंट। लेकिन आगे क्या होता है, आगे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से डिले आता है। तो डिले में क्या होता है, ये एक्टिविटी आगे चली जाती है और बेस लाइन मर्ज कर जाती है। तो जरा भाई फौरन डिस्प्यूट पैदा कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट पैदा कर देते हैं कि यार ये क्यों डिले में गया है। तो इंश्योर हमें क्या करवा रहा है, इंश्योर जो हमें करवा रहा है वो हमारी बेस लाइन करवा रही है, यू आर ऑन ट्रैक और नॉट, ठीक है। इस मीन्स दैट ए प्रोजेक्ट बेस्ड लाइन इज इनिशियल प्लान you establish together with your stakeholder। इनिशियल प्लान यानी प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन में स्टेक होल्डर के साथ बनाते हो, उनको बताते हो कि आप अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और कब तक डिलीवर कर दोगे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके प्रोजेक्ट का, आपकी प्लानिंग का। तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट डेविएट होता है तो बेस लाइन आपको शो कर देती है कि आपकी कॉस्ट कितनी डेविएट हो रही है, आपने जो प्लान बनाया था वहां से आपको कितना लॉस आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका क्लाइंट आपसे खुश होता है और आपसे कहता है बस ठीक है, आप अपनी बेस लाइन को अपडेट कर दो। अपडेट का मतलब क्या है कि ही इज रेडी, ही इज एक्सेप्टेड फॉर द डिले, डिले के लिए आपने पेमेंट्स कर दी हैं, जो भी डिले आया था आपने बैठे हैं, आपने मीटिंग की है दोबारा और वो हर चीज ओके हो गई है, ठीक है। जब ओके हो गई है तो आपका जो क्लाइंट है वो आपसे कहता है बस ठीक है, इसको अपडेट करो, आगे काम शुरू करो, ठीक है। तो बेस लाइन, ये इसका मकसद है, और उसकी डेविएशन की वजह से आप पे कास्ट कितनी आ रही है वो फाइंड करना P6 का काम है। तो प्लानिंग करना P6 का काम है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना P6 का काम है, डिले फाइंड करना P6 का काम है, कास्ट इफेक्ट करना P6 का काम है। तो ये 4 काम कर रहा है। आगे रिपोर्ट्स भी हैं वो भी ये करेगा, कैश फ्लोज भी हैं वो भी P6 करेगा, ठीक है। अब टू मेक ए डिले एनालिसिस, ठीक है, डिले एनालिसिस एंड कैलकुलेट प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। मैं लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, 1 मिनट रह गया है, ठीक है। तो अगेन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। लिंक मैं दोबारा भेज रहा हूँ।